कि अंग्रेजों के जमाने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आजाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीडीए के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पर लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है। जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाया, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पीडीए पाठशाला में, उन सब पे एफआईआर करने की तैयारी सरकार कर रही है। इससे ज्यादा झूठी सरकार क्या हो सकती है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी जो भी दायित्व सौंपती है उस दायित्व को हम लोग लगन के साथ उसको पूरा करें। कोई चुनौती नहीं है संगठन का। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहर से लोग आए थे, आमतौर पर अयोध्या के लोग नहीं थे, और उसमें एक यादव पहलवान मोहल्ला शाही खाना में जिस तरह से ये यादव पहलवान ने जिस तरह से मुसलमानों को बचाया और ये गुंडे जो थे इनको जो हमलावर आ रहे थे उनको उनसे जिस तरह मुकाबला किया वो बहुत बहादुरी का, हर आदमी के मुंह पर उनका नाम था और इनको बाद में बहुत पीटा गया। बीजेपी के नए यूपी के अध्यक्ष बने पंकज चौधरी, और क्यों बने? क्योंकि वो कुर्मी जाति से आते हैं। आइए समझते हैं ये पूरा खेल किस लिए रचा गया है। यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं 1-2 साल के अंदर, लेकिन यूपी में जातीय शतरंज बिक चुकी है। जी हां, हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, आज के वीडियो में आपको हम यही समझाएंगे। अखिलेश यादव के पीडीए के तोड़ में बीजेपी का कुर्मी दांव। जी हां, पंकज चौधरी की ताजपोशी, गैर यादव ओबीसी राजनीति और अयोध्या के एक यादव की कहानी आज के इस वीडियो पर यही खास है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर जातीय संतुलन की बिसात पर बिछाई जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या हादी आबादी वाला फॉर्मूले ने बीजेपी को जिस तरह असहज किया, उसी का असर अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में साफ दिख रहा है। बीजेपी का संदेश साफ है, पीडीए का जवाब जातीय पुनर्संयोजन से दिया जाएगा और इस बार केंद्र में है कुर्मी समुदाय। यहां पे मैं आपको जरा रोकता हूं और आपको बताता हूं, पिछले 2024 के बाद से जब से अखिलेश यादव पीडीए लाए हैं तो अपनी वो हर सभा में, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पीडीए का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं और ये साबित करते हैं कि किस तरह पीडीए पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और उनकी आवाज दबाई जा रही है। ऐसे ही एक बयान उन्होंने वंदे मातरम पर, जब लोकसभा पर बहस चल रही थी तो उन्होंने कहा कि पीडीए के लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो उन पर अत्याचार होता है, तो वंदे मातरम कौन सिखाएगा। प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के जमाने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आजाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीडीए के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पर लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। तो इस तरह की बातें हुई। आपको याद होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जब अखिलेश यादव पर टोटी चोर का कहा था तब भी पीडीए का बहुत बड़ा विरोध हुआ था। फिर इंडिया टुडे ने एक मैगजीन में अखिलेश के परिवार को जिस तरह से दिखाया था तब भी पीडीए समाज एक साथ आया था और ये कहा था कि पीडीए का ऊंची जाति के लोग हमेशा अपमान कर रहे हैं और ये अपमान पीडीए का हो रहा है। कि जो स्कूल बंद किए थे, जो मर्ज करने का इन्होंने फैसला लिया था, एक भी स्कूल अभी खुला नहीं है। जो सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस विधानसभा में झूठ बोल सकती हो,
उससे आप क्या कल्पना करेंगे, आप क्या उम्मीद करेंगे? तो जो पीडीए पाठशाला का काम शुरू किया था, ये केवल सरकार ने आश्वासन दिया और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि हम स्कूल नहीं बंद कर रहे हैं, हम मर्ज नहीं कर रहे हैं। ये केवल इसलिए कहा कि हम और आप लोग भरोसा कर लें और अपने आंदोलन को न आगे बढ़ाएं। लेकिन सुनने में आ रहा है, अभी उसकी हम जानकारी और कर लेंगे, कि जिनने पीडीए पाठशाला चलाया और जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पाठशाला में, उन पे भी सरकार एफआईआर करने की तैयारी कर रही है। जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाया, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पीडीए पाठशाला में, उन सब पे एफआईआर करने की तैयारी सरकार कर रही है। इससे ज्यादा झूठी सरकार क्या हो सकती है? तो ये पीडीए इतना यूपी से लेके भारत में गूंज चुका है कि बीजेपी को अब इसकी तोड़ की जरूरत थी, क्योंकि इसके बिना वो 2027 में जो विधानसभा यूपी के चुनाव हो रहे हैं उस पे स्टैंड कर पाना, यानी कि पीडीए का मुकाबला करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में बीजेपी एंट्री कराती है कुर्मी नेता पंकज चौधरी की। समझिए पंकज चौधरी कौन है। संगठन के जरिए सामाजिक इंजीनियरिंग, ये बीजेपी के भीतर मजबूत संकेत है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी जो भी दायित्व सौंपती है उस दायित्व को हम लोग लगन के साथ उसको पूरा करें। कोई चुनौती नहीं है संगठन का। लखनऊ में होने वाले भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, संगठन महासचिव बीएल संतोष की मौजूदगी ये साफ करती है ये केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं है बल्कि राजनीतिक संकेत है। क्यों कुर्मी? ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद कुर्मी दूसरी सबसे प्रभावशाली ओबीसी जाति मानी जाती है। आबादी लगभग 8 से 10%, प्रभाव 30 से 40 विधानसभा सीटें, क्षेत्र तराई, काशी, गोरखपुर, अवध, रुहेलखंड। पंकज चौधरी कौन है वो भी समझिए। 7 बार सांसद, महाराजगंज से लोकसभा सदस्य, गोरखपुर नगर निगम पार्षद से राजनीतिक शुरुआत की। जिंदाबाद जिंदाबाद और जनता पार्टी पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद और जनता पार्टी पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वांचल का जाना पहचाना चेहरा, कारोबारी पृष्ठभूमि है, राहत रूह तेल की कंपनी के मालिक हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि उनके जरिए गैर यादव ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, जिससे अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति की धार कुंद हो सकती है, यानी कि धार कमजोर पड़ सकती है। संतोष गंगवार को आप लोग जानते होंगे। जी हां, संतोष गंगवार के बाद कुर्मी नेतृत्व का उभार। संतोष गंगवार के राज्यपाल बनने के बाद बीजेपी में कुर्मी चेहरे की कमी महसूस की जा रही थी। अपना दल सोनेलाल जी का और अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन हुआ। सरकार और संगठन दोनों में कुर्मी प्रतिनिधित्व की कोशिश। आज बीजेपी का ढांचा कुछ यूं दिखाई देता है। मुख्यमंत्री राजपूत, डिप्टी सीएम ब्राह्मण प्लस ओबीसी, संभावित प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कुर्मी, आगे चलकर कैबिनेट में दलित प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ये वही जातीय संतुलन है जिसे बीजेपी सर्वसमावेशी बताती है और विपक्ष सामाजिक गणित। क्षेत्रीय संतुलन और योगी कैबिनेट, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल से आते हैं, ऐसे में संगठन और सरकार में क्षेत्रीय संतुलन साधना जरूरी हो जाता है। संकेत है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद योगी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। सेंट्रल यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है,
सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। भूपेंद्र चौधरी की कैबिनेट में वापसी संभव है। साध्वी निरंजन ज्योति को अहम भूमिका दी जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्री की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। अखिलेश का पीडीए बनाम बीजेपी का गैर यादव ओबीसी फॉर्मूला कितना कारगर होगा, यह देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल साझा पीड़ा और सामाजिक न्याय की भाषा बोलता है। वो बीजेपी की रणनीति जानता है। जातियों के भीतर सूक्ष्म विभाजन, यादव बनाम गैर यादव संगठन के जरिए चुनावी नैरेटिव। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अब सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि सीधा राजनीतिक हथियार बन चुका है। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। ये तो बात हो गई। अब यहां पर चलते चलते हम बता दें कि पीडीए के लिए खड़े हैं अखिलेश यादव, और ये यादव हमेशा से एक इंसानियत की कहानी रही है। आइए आपको मैं सन 1992 में ले चलता हूं, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था और जब वहां पर दंगे हुए थे। अयोध्या में एक यादव की इंसानियत की कहानी है। ये कहानी सुनिएगा। ये पहलवान यादव है और ये कहानी हमें इतिहासकार शमसुल इस्लाम साहब ने सुनाई थी, तो आप भी ज़रूर इसको सुनिए। जब ये सब हो रहा था तो ये भी पता लगा, तमाम हिंदू जो वहाँ पर थे उस वक्त में फैज़ाबाद में, कि बाहर से लोग आए थे, आमतौर पर अयोध्या के लोग नहीं थे। और उसमें एक यादव पहलवान मोहल्ला शाही खाना में जिस तरह से ये यादव पहलवान ने जिस तरह से मुसलमानों को बचाया, और ये गुंडे जो थे, इनको जो हमलावर आ रहे थे, उनको उनसे जिस तरह मुकाबला किया, वो बहुत बहादुरी का, हर आदमी के मुंह पर उनका नाम था। और इनको बाद में बहुत पीटा गया और बस ये ज़िंदा बच पाए। और ये उसके बाद ये है, अच्छा ये जब यादव पहलवान की बात हो रही है, उसके बाद हम क्या थे, हम दोनों घूमते घूमते बिल्कुल बाबरी मस्जिद के पास पहुंच गए, जो ढाई जा चुकी थी। और एक बराबर में अभी मेक शिफ्ट मंदिर जो है, अभी उस तरह से पूरा बना नहीं था और फंक्शन नहीं था, सिर्फ वो मूर्तियां कहते हैं कि वहाँ ले जाकर रख दी थी। तो ये एक हमने देखा कि एक औरत बिल्कुल बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए जगह पर अपने घर से सामान जमा कर रही हैं। ये तो हम पहुँचे और बातचीत से उनके बोलने के लिहाज इस तरह से लगा कि वो मुसलमान महिला है। हम उनका नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि 5 और 6 दिसंबर की रात को उनका घर लूट लिया गया था। मतलब लूटने में सबसे आगे थे, ये नहीं मुसलमानों से बदला लेना था। माल उनका पहले जो है वो ट्रकों के अंदर भर भर के पहले से ही जा रहा है। जो कार सेवा जो घेरा किए हुए हैं, मुसलमान घरों का माल जो है वो ट्रकों के अंदर जा रहा है। जैसे ये लिंच करने वाले जो है, गाय के नाम पर जो लिंच करते हैं, ये पहले जिन मुसलमान और जो बहुजन को पकड़ते हैं, पहले उनकी जेब खाली करते हैं, उनका पर्स लूटते हैं, उसके बाद उनको मारते हैं। तो ये भी एक ख़ास बात है। तो ये जो महिला थी कि ये उन्होंने बताया कि उनका घर का सामान काफ़ी लूटा जा चुका था और हमें भी बचाने में सीआरपी के एक हिंदू अफसर ने उनको निकाला, उनको ट्रक में बिठाकर लेकर गया। देखिए, एक तरफ वो हिंदुत्ववादी हैं, ये क्रिमिनल्स जो वही काम कर रहे हैं जो आईएसआई करना चाहता है, पाकिस्तान जो चाहता है हमारा देश आपस में लड़े झगड़े, है ना। और ये सीआरपी का बंदा भी है, उधर वो यादव पहलवान भी हैं। मैंने बहुत
कोशिश की, और लेकिन वो परिवार वहाँ से जा चुका था, वो यादव पहलवान का जो है। अच्छा, ये महिला ने जो मेरे से कहा वो ज़रा सुन लीजिए, उस मुसलमान महिला ने। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम यहीं रहेंगे। देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी कब तक ये खेल खेलते रहते हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारी मादरी वतन है, मादरे वतन है, ये हमारा घर है। हम क्यों जाएं? ये किसी की जागीर नहीं है। अगर ये दूसरों की है तो हमारी भी है। तो देखा आपने पहलवान यादव की कहानी। इसी जातीय ध्रुवीकरण के शोर के बीच अयोध्या से जुड़ा एक कम चर्चित किस्सा भी सामने आता है, जो हमने आपको सुना दिया है। ये कहानी याद दिलाती है, जमीनी हकीकत अक्सर सियासी नारों से अलग होती है। जहां दिल्ली लखनऊ में जातीय समीकरण गढ़े जाते हैं, वहीं जमीन पर कई बार समाज खुद अपना रास्ता चुन लेता है। बीजेपी का कुर्मी दाव, पंकज चौधरी की संभावित ताजपोशी और अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल के खिलाफ नई सामाजिक इंजीनियरिंग, ये सब संकेत हैं 2027 का यूपी चुनाव जाति, संगठन और नैरेटिव की त्रिवेणी पर लड़ा जाएगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, क्या जातीय गणित जमीनी हकीकत और इंसानियत की कहानी से बड़ा साबित होगा, या फिर वही मतदाता आखिरी चाल चलेगा जिसे हर बार सबसे कम आका जाता है। जो भी होगा द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। और याद रखिएगा, अब यूपी की खबरें भी लगातार द स्वतंत्र पर पेश होती रहेंगी।